हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी में आज हम पढ़ेंगे पब्लिक सर्विसेज यानी कि लोक सेवाओं के बारे में। पब्लिक सर्विस दो वर्ड से मिलके या दो शब्दों से मिलके बना है। पहला है पब्लिक और दूसरा सर्विस। पब्लिक वर्ड का अर्थ है एक से ज़्यादा, यानी कि लोगों का एक समूह, एक समुदाय या एक समाज। कहने का मतलब ये हुआ कि पब्लिक सर्विसेज जो है वो एक आदमी के लिए ना होके पूरे समाज या पूरे समुदाय, एक ग्रुप के लिए होती है। दूसरा शब्द है सर्विस। सर्विस का अर्थ है यानी कि वो सभी गुड्स एंड सर्विसेज, वो सभी प्रयास जो जनता के कल्याण से संबंधित है, जो पब्लिक वेलफेयर करे, जनता की भलाई के लिए काम करें और उनके जीवन के स्तर को ऊपर उठाए और उनको आने वाली चुनौतियों और समस्याओं से लड़ने में मदद करे, वो सभी पब्लिक सर्विस का पार्ट होती है। कुछ और फीचर होते हैं, यानी कि कुछ और कैरेक्टरिस्टिक होती है पब्लिक सर्विस की, उसको हम लोग देखते हैं कि पब्लिक सर्विस जो है वो सरकार के द्वारा की जाती है या सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। दूसरा, पब्लिक सर्विस के लिए जो भी पैसा खर्च होता है उसको गवर्नमेंट फंड करती है, सरकार के द्वारा उसकी पूर्ति की जाती है। और तीसरा, पब्लिक सर्विस का जो मोटिव या उद्देश्य है वो लाभ कमाना या प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि इसका उद्देश्य जनता का वेलफेयर होता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि इंडियन रेलवे उदाहरण के लिए आपसे पर किलोमीटर के लिए 3 रुपये चार्ज कर रहा है, लेकिन रेलवे का 1 किलोमीटर चलने में खर्च 30 रुपये है, तो सरकार के लिए ये घाटे का सौदा है, लेकिन सरकार फिर भी इसको चला रही है क्योंकि इसका उद्देश्य जो है वो पब्लिक वेलफेयर है। अनदर एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं कि जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे बहुत कम खर्च में या फ्री में लोगों का इलाज होता है, और सरकार आयुष्मान स्कीम के तहत 5 लाख रुपए जो है पर फैमिली के लिए हर साल के लिए आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करवा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके साथ ही सरकार आपके लिए रोड बनाती है, हॉस्पिटल्स या स्कूल बनाती है। तो इन सब चीज़ों में सरकार प्रॉफिट नहीं देखती, बल्कि वो जनता का वेलफेयर या कल्याण को देखती है। अगर पब्लिक वेलफेयर को हमें समराइज या एक लाइन में हमको बताना हो तो पब्लिक सर्विस वो सेवाएं हैं जो सरकार के द्वारा जनता के कल्याण या वेलफेयर के लिए दी जाती है। और इसके साथ ही इसमें एडमिनिस्ट्रेशन या जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, जैसे कि पुलिस आपकी रक्षा करती है, जो आर्मी है वो बॉर्डर की सेफ्टी करती है, तो वो भी शामिल है। लेकिन जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग या इंडियन पॉलिटी में इसको देखते हैं तो पब्लिक सर्विस का एक डिफरेंट मीनिंग है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पब्लिक सर्विस को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है ऑल इंडिया सर्विसेज यानी कि अखिल भारतीय सेवाएं, दूसरी है सेंट्रल सर्विसेज यानी कि केंद्रीय सेवाएं, और तीसरी है राज्य सर्विसेज यानी कि स्टेट सर्विसेज यानी कि राज्य की सेवाएं। अब हम तीनों सर्विसेज को वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले है आपकी अखिल भारतीय सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज, जो भारत के पहले गृह मंत्री और लौह पुरुष के नाम से जाने जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को ऑल इंडिया सर्विसेज के फादर के रूप में जाना जाता है। ऑल इंडिया सर्विसेज में 3 सेवाएं हैं। सबसे पहली है IAS, भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज। दूसरी है IPS, इंडियन पुलिस सर्विसेज या भारतीय पुलिस सेवा। और तीसरा है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस या भारतीय वन सेवा, जो 1966 में बनाई गई। 1947 से पहले IAS को ICS यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज कहा जाता था, जिसका नाम बदला गया, और इंडियन पुलिस सर्विस को IP या इंडियन पुलिस कहा जाता था। तो 1947 में इनको बदल दिया गया। अब भारत की संसद के पास, इंडियन पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो राज्य विधायिका यानी कि राज्य विधानसभा और राज्यपाल से परामर्श या कंसल्ट करने के बाद ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में कुछ नियम या कानून बना सकती है, जिसके द्वारा वो ऑल इंडिया सर्विसेज की रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती और सर्विस कंडीशन, सेवा शर्तें हैं, उसमें फेरबदल कर सके या उनमें आवश्यक बदलाव कर सके। इन्हीं शक्तियों का उपयोग करते हुए भारतीय संसद ने ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 को पारित किया है। और इस अधिनियम में एक बात यह भी जोड़ी गई है कि अखिल भारतीय सेवाओं यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज के 1/3 पद या 33% जो सीट है वो राज्य सेवाओं से प्रमोट होकर भरी जाएगी, यानी कि 33% सीट जो है ऑल इंडिया सर्विसेज में वो उन अधिकारियों से भरी जाएगी जो स्टेट सर्विसेज में हैं, और इनकी प्रमोशन के लिए या इनके सिलेक्शन के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। जो कमेटी के अध्यक्ष जो हैं वो या तो UPSC के सदस्य हैं या फिर UPSC के चेयरमैन होंगे। वो कमेटी इंटरव्यू करने के बाद जो स्टेट सर्विसेज के सुटेबल कैंडिडेट है उनकी रिकमेंडेशन या सिफारिश करेगी,
और उस सिफारिश के आधार पे भारत सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल यानी कि जो कार्मिक मंत्रालय है, उन स्टेट सर्विस के जो अधिकारी हैं उनको प्रमोट करके ऑल इंडिया सर्विसेज में प्रमोट कर देते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि ऑल इंडिया सर्विसेज या अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती और प्रशिक्षण यानी कि उनकी रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग जो है वो केंद्र सरकार करती है। परीक्षा का आयोजन यूपीएससी के द्वारा किया जाता है और ट्रेनिंग जो है वो कार्मिक मंत्रालय डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल करता है। ट्रेनिंग के पश्चात ये सभी अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी अपने अपने राज्यों में जो कैडर इनको अलॉट होता है सर्विस के लिए, उन राज्यों में चले जाते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि जो केंद्र सरकार है उसका कोई भी कैडर नहीं होता है। जब भी केंद्र सरकार को किसी अधिकारियों की या ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर की आवश्यकता पड़ती है तो केंद्र सरकार अलग अलग राज्यों से जितनी उनका आवश्यकता होती है उनसे इन अधिकारियों की डिमांड की जाती है और केंद्र की डिमांड के पश्चात ये अधिकारी डेपुटेशन यानी कि प्रतिनियुक्ति पे केंद्र सरकार में अपनी सेवाएं देते हैं कुछ समय तक, यानी कि कोई निश्चित टेन्योर इसका नहीं है। सेवाएं देने के पश्चात ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी अपने अपने राज्यों में चले जाते हैं। सैलरी और पेंशन ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारियों को राज्य सरकार के खाते से मिलती है। बात करें कंट्रोल की तो ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी हैं उनके ऊपर इमीडिएट कंट्रोल यानी कि तात्कालिक नियंत्रण, जिसमें प्रमोशन है या ट्रांसफ़र है, ये अधिकार राज्य सरकार के पास है। और अल्टीमेट कंट्रोल यानी कि आखिरी निर्णय वो केंद्र सरकार के पास होती है और केंद्र सरकार ही ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारियों के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन यानी कि अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। बात करते हैं दूसरी सेवा की जो कि केंद्रीय सेवाएं हैं। केंद्रीय सेवाओं के अंदर केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी सर्विसेज को जोड़ा गया है। इसके अंदर ए क्लास की 60 सेवाएं और बी क्लास की 25 सर्विसेज हैं। इसके अलावा ग्रुप सी और डी हैं, वो भी केंद्र सरकार की सेवाओं में आते हैं। अगर हम कुछ एग्जाम्पल देखें ए क्लास की सर्विसेज के तो इंडियन फॉरेन सर्विसेज यानी कि भारतीय विदेश सेवा, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज भारतीय अर्थशास्त्र सेवा, इंडियन हेल्थ सर्विसेज भारतीय केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा और इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज यानी कि भारतीय अभियांत्रिक सेवा इसके कुछ उदाहरण हैं। 1974 यानी कि 1974 तक केंद्र सरकार के जो कर्मचारी थे उनको क्लास 1, 2, 3 और 4 में बांटा गया था, लेकिन 1974 में इनको ए क्लास, बी क्लास, सी और डी क्लास के अंदर वर्गीकृत किया गया है। इसमें ए क्लास और बी क्लास के जो भी अधिकारी हैं उनको गैजेटेड ऑफिसर बोला जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ए और बी क्लास के जो भी अधिकारी हैं उनकी अपॉइंटमेंट, ट्रांसफ़र, प्रमोशन और उनकी रिटायरमेंट के जो भी इंफॉर्मेशन या सूचनाएं और आदेश हैं वो भारत के गैजेट के अंदर यानी कि भारत के राजपत्र के अंदर प्रकाशित होते हैं, इसीलिए इन्हें गैजेटेड ऑफिसर कहा जाता है। और जो बच्चे सी और डी के एम्प्लॉई हैं उन्हें ऑफिसर नहीं बल्कि एम्प्लॉय काउंट किया जाता है। तीसरा ऐड हमारा आता है राज्य सेवाओं का, स्टेट सर्विसेज। राज्य सेवाओं के अंदर आने वाले वे सभी अधिकारी होते हैं जो राज्य सरकार के अधीन या राज्य सरकार के लिए काम करते हैं। इनकी भर्ती, इनकी अपॉइंटमेंट, ट्रेनिंग, ट्रांसफ़र, प्रमोशन या इनके ऊपर डिसिप्लिनरी या कंप्लीट जो नियंत्रण है वो राज्य सरकार का होता है। राज्य सरकार के अंदर बहुत सारी सेवाएं होती हैं, जैसे एग्रीकल्चर के लिए है जिसमें एडीओ या डीडीओ उससे उच्च अधिकारी, फॉरेस्ट की सेवाएं हैं, पुलिस की सेवा है जिसमें हाईएस्ट ऑफिसर जो है वो डीएसपी तक प्रमोट होता है। उसके बाद सिविल सेवाएं होती हैं जिसमें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एसडीएम को अपॉइंट करता है। हेल्थ सर्विसेज हैं, पीडब्ल्यूडी है या जुडिशियल सर्विसेज हैं, तो ये राज्य सरकार के अधीन आती हैं। अब हिरार्की में या वरीयता क्रम में सीनियोरिटी के मामले में ये सेवाएं ऑल इंडिया सर्विसेज से नीचे हैं, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि डिप्टी कमिश्नर या डीएम के नीचे एसडीएम होता है और आईपीएस के तहत जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं उनके नीचे आपका डीएसपी होता है। अब ऑल इंडिया सर्विसेज के तहत जैसा हमने पढ़ा कि 1/3 जो 33% पद है ऑल इंडिया सर्विसेज में वो स्टेट पब्लिक सर्विस के प्रमोशन के द्वारा भरे जाएंगे और उनकी रिकमेंडेशन जो है एक कमेटी करेगी और उस कमेटी के अध्यक्ष जो है या तो यूपीएससी के सदस्य या चेयरमैन होते हैं। ये कमेटी अपनी रिकमेंडेशन को भेजती है सरकार के पास और उसके बाद केंद्र सरकार इनको अपॉइंटमेंट देती है। अब हम लोग कुछ संवैधानिक प्रावधान या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के बारे में जानते हैं कि ऑल इंडिया सर्विसेज या पब्लिक सर्विस के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न दिए गए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न भारत के संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 308 से 314 तक
पब्लिक सर्विस के बारे में प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहला आर्टिकल 308 है जो ये बोलता है कि ऑल इंडिया सर्विसेज के जुड़े हुए जो प्रावधान है वो जम्मू एंड कश्मीर पे लागू नहीं होंगे। लेकिन 2019 के बाद जम्मू कश्मीर जो पुनर्गठन अध्यादेश या जो निर्णय लिया गया है उसके पश्चात अब पब्लिक सर्विस से जुड़े हुए सारे प्रोविजन जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू होते हैं, यानी कि 308 का अब कोई महत्व नहीं रहा। अनुच्छेद 309 ये बोलता है जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज, केंद्रीय सेवाएं और राज्य सेवाओं में भर्ती और सेवा से संबंधित नियमों के बारे में। आर्टिकल 309 संविधान का अनुच्छेद 309 ये बात कहता है कि देश की संसद सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन जो भी सेवाएं हैं उनकी रिक्रूटमेंट और सर्विस कंडीशन के बारे में नियम या कानून बनाने का अधिकार रखती है, और जब तक ऐसा कानून नहीं बनता है तब तक देश के राष्ट्रपति इस विषय में या इसके रेगुलेशन से संबंधित नियम बना सकते हैं। उसी प्रकार जो राज्य विधायिका है, यानी कि राज्य विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर जो विधायिका बनती है, स्टेट लेजिस्लेटिव, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आने वाली जितनी भी पब्लिक सर्विसेज हैं उनकी रिक्रूटमेंट और सर्विस कंडीशन के बारे में कानून बनाने का या नियम बनाने का अधिकार रखती है। और जब तक वो ऐसा कानून या नियम नहीं बनाती है तब तक उस टाइम पीरियड के लिए जो राज्यपाल है इस विषय में नियम बना सकते हैं। इसके साथ एक और प्रोविज़न जोड़ा गया है कि देश की संसद केंद्र सरकार के अधीन आने वाली सभी सेवाओं में जो भी अधिकारी होंगे उनके फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार के ऊपर युक्त प्रतिबंध यानी कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। और उसी प्रकार राज्य विधायिका, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आने वाली जितने भी अधिकारी हैं, सर्विसेज में काम करने वाले अधिकारी हैं, उनके फंडामेंटल राइट के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन यानी कि युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। इसके विषय में हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि फंडामेंटल राइट के रिगार्डिंग में जो भी सैन्य सेवाएं हैं, मिलिट्री सर्विसेज हैं, उदाहरण के लिए इंडियन आर्मी है, उसमें काम करने वाले जो भी अधिकारी होंगे उनका फंडामेंटल राइट 19, उनका मौलिक अधिकार जो 19 नंबर है, जो ये बताता है कि एक व्यक्ति कोई भी यूनियन या संघ बना सकता है, उसके ऊपर संसद ने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन यानी कि प्रतिबंध लगा रखा है। दूसरे शब्दों में ये है कि सेना में कोई भी व्यक्ति यूनियन नहीं बना सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसको सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो ये उनके अधिकार के ऊपर युक्त या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। दूसरा जो हमने कहा कि रिक्रूटमेंट और सर्विस कंडीशन के बारे में रूल बनाने की शक्ति संसद और राज्य विधायिका के पास है। इस शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्रीय सेवा आचरण नियम और रेलवे सेवा आचरण नियम यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ सेंट्रल सर्विसेज यानी कि CCS रूल और रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल जो बनाए गए हैं, जो ये बताते हैं कि एक सर्विस कंडीशन यानी कि एक सर्विस के दौरान और रिक्रूटमेंट के समय, रिक्रूटमेंट के बाद में एक केंद्रीय सेवा या राज्य सेवा के अधिकारी को किस तरीके से बिहेव करना है। अब अनुच्छेद 310 की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 310 जो है ये बताता है कि पब्लिक सर्विसेज का टेन्योर या कार्यकाल कितना होगा। तो जो केंद्रीय सेवाएं और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट अपना पद धारण करते हैं। और स्टेट सर्विसेज राज्य सेवाओं के अधिकारी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत यानी कि उनकी इच्छा तक अपने पद पे बने रहते हैं। 2 केसेस में अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल ने किसी अधिकारी को उसके पद से हटा दिया है तो 2 केस में वो अधिकारी कंपनसेशन यानी कि मुआवजे की मांग कर सकते हैं। सबसे पहला केस तो ये है यदि जिस पद के ऊपर वो अधिकारी था वो पद कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले ही खत्म हो गया, तब इसको एग्जाम्पल से अगर समझें कि किसी ऐसी पोस्ट की, अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसी पोस्ट के ऊपर था और उस पोस्ट पे रिटायरमेंट की एज 60 वर्ष थी और वो एम्प्लॉय अभी 40 वर्ष का है और सरकार ने वो पोस्ट ही ख़त्म कर दी है, तो वो व्यक्ति कंपनसेशन की मांग कर सकता है। और दूसरा सीन ये है यदि जो कोई व्यक्ति या अधिकारी है उसको कदाचार के मामले में छोड़कर यानी कि मिसबिहेवियर के अलावा अगर किसी भी कारण से उसको हटाया है तो वो व्यक्ति सरकार से कंपनसेशन की मांग कर सकता है, चाहे वो केंद्रीय सेवाओं का अधिकारी हो, ऑल इंडिया सर्विस का अधिकारी हो या फिर स्टेट सर्विस का अधिकारी हो, वो इसके लिए मांग कर सकता है। लेकिन इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये जो दोनों उपबंध या दोनों प्रोविज़न हमने पढ़े हैं जिसके तहत वो कंपनसेशन की मांग करता है, उन केसेस के लिए वो आदमी फ्रेश एम्प्लॉय होना चाहिए, यानी कि वो सीधी रिक्रूटमेंट के द्वारा आया हो, यानी कि इससे पहले वो किसी केंद्रीय सेवा में ना हो।
अगर वो किसी अन्य केंद्रीय, सैन्य या ऑल इंडिया सर्विस या किसी और सेवा से इस सेवा में आया है तो वो इस कंपनसेशन के लिए क्लेम नहीं कर सकता। अब अनुच्छेद 311 की बात करते हैं। 311 जो अनुच्छेद है वो लोक सेवकों के संरक्षण से संबंधित है, यानी कि जो पब्लिक सर्वेंट है उनको सेफगार्ड करता है और बहुत ज़्यादा आलोचना या क्रिटिसिज्म का केंद्र भी है। अनुच्छेद 311 ये बोलता है कि किसी भी पब्लिक सर्वेंट को नहीं हटाया जा सकता, किसके द्वारा? अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा, यानी कि किसी भी लोक सेवक को उससे नीचे रैंक का अधिकारी उसको नहीं हटा सकता। और दूसरा, अगर उसको हटाना ही है तो उसको हटाने से पहले उसके पक्ष को सुना जाएगा, यानी कि जब उसको हटा रहे हैं तो हमें उसको हटाने का कारण बताना होगा और उसके पक्ष को हमें सुनना होगा, उसके बाद ही उसको हटाया जा सकता है। लेकिन किन केसेस में उसको ये ऊपर के जो दो कारण हैं, यानी कि किन केसेस में उसको नहीं सुना जाए, तो इसके 3 एक्सेप्शन हैं। ये मिलिट्री सर्विस के जो भी पद हैं उसके लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस अधिकारी को हम लोग हटा रहे हैं, सैन्य जो मिलिट्री पोस्ट है उसके लिए उसे सुना जाना ज़रूरी नहीं है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति कोर्ट के द्वारा क्रिमिनल केस में कन्विक्टेड है, यानी कि आपराधिक तौर पे कोर्ट ने उसको दोषी ठहराया है, तो भी उसे सुनवाई का मौका ना दिया जाए, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। और तीसरा, अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल इस बात से संतुष्ट है कि उसको अगर हम ऐसा बताएंगे या उसको सुनेंगे तो ऐसा करना देश की राष्ट्रीय हित में, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, तो भी उसको नहीं सुना जा सकता या उसको ये सुविधा नहीं मिलेगी। और तीसरा, जो हटाने वाला प्राधिकारी यानी कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो किसी व्यक्ति को उसकी पोस्ट से हटा रही है, अगर वो राइटिंग में लिख के ये देती है कि उसको सुनवाई का मौका ना दिया जाना कोई ज़रूरी नहीं है, तो भी उस व्यक्ति को सुने जाने का अधिकार, यानी कि वो इसके लिए क्लेम नहीं कर सकता। 1976 से पहले जो भी अधिकारी है उसको 2 बार सुना जाता था। सबसे पहली बार तो जब उस व्यक्ति के बारे में जांच चल रही हो तब, और दूसरी बार जब उसको सज़ा सुनाई जा रही हो तब, यानी कि 2 बार वो व्यक्ति अपना पक्ष रख सकता था। लेकिन 47th अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद अब जिस व्यक्ति को हटाया जा रहा है, जिस पब्लिक सर्वेंट को उसकी नौकरी से बर्खास्त या डिसमिसल या रिमूवल किया जा रहा है, तो उसको सिर्फ जांच के समय, यानी कि जब इन्वेस्टिगेशन चल रही हो तभी सुना जाता है, यानी कि 2 बार सुनवाई का प्रावधान खत्म कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में कुछ गाइडलाइन दी है कि अगर जिस भी व्यक्ति को या पब्लिक सर्वेंट को आप उसके पद से हटा रहे हो तो आप उसको बताइए कि आप इस चार्ज पे उसको हटा रहे हो। अगर वो बोलता है कि मैं इसके लिए दोषी नहीं हूँ या अपना अपराध स्वीकार नहीं करता है तो उसको सुनवाई का अवसर दिया जाए, और जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने या जांच अधिकारी ने उसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया है उसकी एक कॉपी उस पब्लिक ऑफिसर को दी जाए। और साथ ही जो एक्यूज्ड ऑफिसर है जिसको आप हटा रहे हो उसके विरुद्ध अगर कोई आदमी गवाही देता है तो उसे मौका दिया जाए कि उस गवाह से वो क्रॉस एग्जामिन, यानी कि प्रश्न उत्तर कर सके। उसके बाद है आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 जो है वो ये बोलता है कि अगर राज्यसभा को लगे, अगर राज्यसभा ये सोचती है कि देश के हित में एक नई ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन करना ज़रूरी है, तो राज्यसभा जो है वो विशेष बहुमत के साथ, यानी कि जितनी राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ है यानी कि 250 है, तो कम से कम 226, और जितने मेंबर उस समय प्रेजेंट है उनका 2/3 यानी कि 66% अगर सदस्य ये प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो एक अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जा सकता है। यानी कि विशेष बहुमत को हम लोग फिर से समझते हैं। विशेष बहुमत का अर्थ ये होता है कि कम से कम जो हाउस की स्ट्रेंथ है उसका आधे से ज़्यादा, यानी कि राज्यसभा की स्ट्रेंथ अगर हम 250 माने तो इसके आधे से ज़्यादा हुए 126, कम से कम 126 मेंबर, और उस दिन जितने मेंबर प्रेजेंट है उनका कम से कम 2/3 सदस्य अगर ये प्रस्ताव या रिजोल्यूशन पास करते हैं एक नई ऑल इंडिया सर्विसेज के फॉर्मेशन के लिए, तो एक ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट की जा सकती है। इसके अंदर कुछ और है, जैसा हमने शुरू में पढ़ा था कि जो भारत की पार्लियामेंट है वो ऑल इंडिया सर्विसेज में जो अधिकारी अपॉइंट होते हैं उनकी रिक्रूटमेंट और सर्विस कंडीशन के बारे में नियम बना सकती है, और इसके लिए वो राज्य जो विधायिका है उससे भी कंसल्ट करती है। इसमें एक और प्रोविज़न जोड़ा गया है कि ऑल इंडिया जुडिशल सर्विसेज का, कि भारत की संसद के पास ये पावर है
कि वो एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज यानी कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन कर सकती है, और इसके अंदर जो सबसे छोटी पोस्ट होगी वो डिस्ट्रिक्ट जज यानी कि जिला और सत्र न्यायाधीश की होगी। इसके बारे में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था, एक प्रोविज़न डाला गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद, लेकिन जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव है, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच टकराव को देखते हुए अभी तक कोई ऐसी सर्विसेज जो है वो क्रिएट नहीं की गई है। और 28वें संविधान संशोधन 1972 में था, उसके अंदर ये प्रोविज़न था कि 1950 से पहले जो ब्रिटिश सरकार के तहत जो भी पब्लिक सर्वेंट थे या लोक सेवक थे ऑल इंडिया सर्विसेज में, सरकार अगर चाहे तो उनकी सेवाओं को समाप्त कर सकती है। तो ये पब्लिक सर्विसेज के बारे में था। उम्मीद है इससे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चंस आप आएंगे आप उनको इजीली टैकल कर पाएंगे और उनका आंसर दे पाएंगे। थैंक यू।